बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन्नात का चुंगल, किस्त नंबर 2। एक मुसाफिर के बैग में टार्च थी। वो आगे की जानिब लगा दी गई। बारिश का जोर टूटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। बिजली चमकती तो एक लम्हे के लिए हर तरफ खैराकुन रोशनी छा जाती, फिर घोर अंधेरा। बारिश ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली थी। शाम तक तो एक बादल भी ना था। अब बारिश है जैसे आज ही बरसना है इसे। एक मुसाफिर की बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। अल्लाह के कामों में किसे दखल है भाई, बस दुआ करो, एक बुजुर्ग ने कहा। फिर जिस तरह अचानक बारिश शुरू हुई थी उस तरह ख़त्म हो गई। रमज़ान जो ड्राइविंग सीट पर था उसने गैर इरादी तौर पर सलफ में चाबी घुसाई तो इंजन स्टार्ट हो गया। उसने 2-3 बार जोर जोर से रेस दी जैसे इंजन कभी खराब ही ना हुआ हो। सब ने शुक्र अदा किया। इस तरह तकरीबन 1 घंटे बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। अब रमज़ान खुद बस चला रहा था। उसने स्पीड बढ़ा दी थी, इसलिए 20-25 मिनट की ताखीर से बहरहाल हम मुल्तान पहुंच गए। मैंने रक्षा पकड़ा और मतलूबा पते पर जा पहुंचा। अहमद नवाज डाहा बड़े पुरतपाक अंदाज से मिला। पेट भर के नाश्ता करने के बाद उससे मामला तय पा गए। वो हमारे बैंक की तहसील ब्रांच में अकाउंट खोलने पर राजी हो गया। 11 बजे के करीब मैंने वापसी की राह ली। उसने बहुत कहा, ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन ही उसे मेज़बानी का मौका दूं, पर मैं उसका शुक्रिया अदा करके निकल आया। दूसरे दिन हेड ऑफिस रिपोर्ट की तो चेयरमैन बेहद खुश हुए। टीए के अलावा उन्होंने भारी बोनस भी दिया। मेरे कोलीग्स का ख्याल था मेरा प्रमोशन पक्का है। मज़कूरा जिम्मेदार के अकाउंट खोलने से बैंक को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। दूसरे दिन चेयरमैन ने मुझे ऑफिस में बुलाया। मैं खुशी खुशी गया कि अभी प्रमोशन लेटर लेकर आता हूँ, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। मुझे ट्रांसफ़र लेटर मिला। चेयरमैन का ख्याल था कि जिस तरह मेरी सलाहियतों से ये अक्खड़ शख्स राग़िब हुआ, इस तरह दीगर जिम्मेदारों को भी अपने बैंक में अकाउंट खोलने पर आमादा कर सकता हूँ। ज्वाइनिंग के लिए मुझे 2 दिन दिए गए। अपनी दास्तान बयान करने से पहले मैं आपसे मुतारिफ हो जाऊँ। मेरा नाम उसामा अहमद खान है। एक खुशहाल और खुशकिस्मत इंसान हूँ। खूबसूरत और खूबसीरत बीवी आयशा मिली, 2 प्यारे बच्चे, 7 साल एहसन और 5 साल आयत, अच्छी मुलाजमत, शफीक माँ बाप, प्यार करने वाले भाई और बहनें। मुझे वो सब कुछ मुयस्सर था जिसकी हर किसी को ख्वाहिश होती है। जब मैंने प्रमोशन और ट्रांसफ़र की खबर घर आकर सुनाई तो आयशा जहाँ मेरे प्रमोशन से खुश हुई, वहीं इस बात ने उसे अफसुर्दा कर दिया कि सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, सरकारी मुलाजमत है, कुछ अरसे बाद फिर वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2 दिन बाद मैं ज्वाइनिंग के लिए रवाना हुआ। लाहौर से मज़कूरा शहर 4-5 घंटे की मुसाफत पर था, इसलिए फजर की नमाज के बाद रवाना हुआ। यूं भी रात के साबका सफरी तजर्बे ने भी मोहतात कर दिया था। तकरीबन 11 बजे वहां पहुंच गया। छोटा सा शहर था। टांगे वाले ने लगभग 20 मिनट में मुझे लारी अड्डे से बैंक के सामने पहुंचा दिया। स्टाफ ने निहायत तपाक से मेरा इस्तकबाल किया। साबिक मैनेजर बुजुर्ग आदमी थे और अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे थे। बाकी अमला भी अच्छे लोगों पर मुश्तमिल था। खासकर कैशियर इमरान महमूद तो बेहद अच्छा लगा। वो उम्र में मुझसे 2-3 साल छोटा होगा। हंसमुख और मिलनसार इंसान था। हम थोड़ी ही देर में बेतकल्लुफ हो गए। दफ्तर में मेरा पहला दिन बेहद अच्छा गुजरा। छुट्टी के बाद इमरान इसरार करके अपने घर ले गया। उसकी बीवी नाजिश तालीम याफ्ता और सुलझे हुए मिजाज की मालिक थी। इमरान के 3 बच्चे थे, तीनों बेटे। उसने शायद दफ्तर से नाजिश को फ़ोन करके कह दिया था, इसलिए दस्तरखान पर कई किस्म के खाने मौजूद थे। खाना वाकई लजीज था। उस पर मियाँ बीवी के खलूस ने इस लज्जत को दुबाला कर दिया। खाने के दौरान नाजिश मुझसे मेरे घर वालों के मुतालिक पूछती रही। आयशा और बच्चों के आने का सुनकर बेहद खुश हुई। खाने और चाय के बाद असल मकसद की तरफ आया। इमरान, मुझे किराए पर एक अच्छा सा मकान चाहिए। खान भाई, कोई मसला नहीं, कल ही मकान की तलाश शुरू कर देते हैं।
फिर कुछ सोचकर कहने लगा, खान भाई यहाँ से कुछ दूर प्रोफेसर साहब का शानदार बंगला खाली तो है, लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गया। लेकिन क्या, मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने एक नज़र बच्चों और नाजिश को देखा, फिर कहने लगा, अच्छा कल जाकर देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आए तो उनसे बात कर लेंगे। कल क्यों, आज ही चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है खान भाई। वो फौरन तैयार हो गया। बाहर आकर मैंने पूछा, तुम कुछ कहते कहते रुक गए थे, क्या बात है? आइए कुछ देर पार्क में बैठते हैं, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ, फिर जो आपका फैसला होगा। उसने सामने बने पार्क की तरफ इशारा किया। मुझे उसके पुरस्कार अंदाज पर हैरत तो हुई, लेकिन उसके साथ चल पड़ा। शाम का वक्त था। पार्क में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हम एक बेंच पर बैठ गए। इमरान कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, खान भाई, उस बंगले के बारे में मशहूर है कि वो आसेब ज़दा है। वहाँ जो कोई भी रिहाइश रखता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आता है। इमरान, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में इन बातों पर कौन यकीन करता है? मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, मगर जो कुछ वहां पर ज़हूर पजीर हुआ है उसे देखते हुए तो वो अपनी बात मुकम्मल ना कर पाया था कि मैंने टोक दिया। क्या हुआ था वहां? मैंने दिलचस्पी से पूछा। खान भाई, ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता जो कुछ लोगों से सुना है वो आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर साहब का पूरा नाम मिर्जा इकबाल बेग है, लेकिन पुकारे वो प्रोफेसर बेग के नाम से जाते हैं। उनके दो ही बच्चे थे, साद और निमरा। साद अमेरिका तालीम हासिल करने गया, फिर वहीं मुलाजमत और शादी करके मुस्तकिल सेटल हो गया। निमरा सुना है निहायत हसीन थी। उसकी शादी उसके खालाजाद सर्जन जुनेद से हुई, जो खुद भी खूबरू नौजवान था। उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कहा जाता था। ये बंगला जो हम देखने जा रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने बड़े चाव से तामीर करवाकर निमरा को जहेज में दिया था। डॉक्टर जुनेद का ख्याल था कि इस बंगले में अपना छोटा सा अस्पताल बना लेंगे, लेकिन अफसोस जिंदगी ने उनको मोहलत ना दी और दोनों मियाँ बीवी इस दुनिया से चले गए। क्या उनका एक्सीडेंट हुआ था? मेरे पूछने पर उसने नफी में सारी लाया। नहीं खान भाई, मैं शुरू से सारा वाकया आपको सुनाता हूँ। जुनेद और निमरा शादी के चंद दिन बाद इसी बंगले में शिफ्ट हो गए। जरूरत की कौन सी शय थी जो प्रोफेसर साहब ने अपनी इकलौती बेटी को नहीं दी, लेकिन अफसोस उसको इस्तेमाल करना उसकी किस्मत में ना था। शादी के कुछ अरसे बाद निमरा की तबीयत खराब रहने लगी। जुनेद एक काबिल डॉक्टर था, इसलिए पहले तो खुद इलाज करता रहा, लेकिन निमरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बेहद इलाज करवाया गया, काबिल से काबिल डॉक्टर्स ने चेक किया, लेकिन इस मर्ज की किसी को समझ में ना आई। थोड़े अरसे बाद ही निमरा सूख कर कांटा हो गई। वो हर वक्त बहकी बहकी बातें करती, रातों को उठकर जोर जोर से चीखती। प्रोफेसर साहब के अजीज व अकारिब ने उनको मशवरा दिया, निमरा को किसी आमिल या पीर फकीर को दिखाए, लेकिन वो इन बातों को खराफात समझते थे। निमरा की वालदा शाइस्ता बेगम ने जब बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ते देखी तो एक मौलवी साहब को बुलवा लिया, जिसने निमरा को देखते ही कहा कि इस पर एक जबरदस्त आसेब ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये काम उसके बस से बाहर है। जो किसी आमिर को बुलवा कर इससे इलाज करवाए। इसके बाद कई आमिर पीर फकीर आए, लेकिन कोई दुआ कारगर ना हुई। मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की। थक हार कर उन्होंने इलाज करवाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हैरत अंगेज तौर पर निमरा की हालत संभल गई। सब ने सुख कर सांस लिया। मिसिस बेग ने बेटी की सेहतयाबी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें उनके करीबी अजीज मधु थे। रंगारंग तकरीब जारी थी कि यकायक मौसम के तेवर बदलना शुरू हो गए। बारिश और आंधी का तूफान इस तरह अचानक नाजिल हुआ कि सब हैरान रह गए। मौसम के बाइस तकरीब जल्द खत्म कर दी गई। मेहमान अफरा तफरी में रुखसत हो गए। निमरा ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान, हम भी वापस घर जा रहे हैं। मिसिस बेग ने बेहद कहा, बेटा मौसम खराब है, सुबह चली जाना। वो न मानी और दोनों मियाँ बीवी वापस बंगले पर आ गए। दूसरे दिन मिसिस बेग ने निमरा की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया। घंटी बजती रही, मगर किसी ने फोन न उठाया। कई मर्तबा फोन करने पर भी यही नतीजा निकला, तो मिसिस बेग को फिक्र लाक हुई। खुदा खैर करे, निमरा के घर से कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा। मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं, चले जरा उनके घर हो आए। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा, अल्लाह की बंदी, तुम खामखा परेशान हो जाती हो। रात देर तक पार्टी में जागते रहे हैं, इसलिए सो रहे होंगे। उठेंगे तो खुद ही फोन कर लेंगे। प्रोफेसर साहब हंस पड़े, लेकिन ममता के हाथों मजबूर मिसिस बेग बार बार फोन करती रही।
थोड़ी देर बाद उन्होंने रोते हुए प्रोफेसर साहब से निम्रा के घर चलने के लिए इसरार किया। बीवी की परेशानी देखते हुए वो इस बार इनकार न कर सके। निम्रा के घर जाकर उन्होंने घंटी बजाई। बार बार बजाने पर भी दरवाजा ना खुला तो प्रोफेसर साहब भी परेशान हो गए। सामने तौकीर साहब, जिनसे प्रोफेसर साहब ने ये प्लॉट खरीदा था, का बंगला था। उन्होंने जाकर उनको बताया। निम्रा की बीमारी के मुतालिक वो भी जानते थे, इसलिए जल्दी से अपने बेटे साजिद को लेकर फौरन उनके साथ चल पड़े। उन्होंने भी 3-4 बार घंटी बजाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अंकल, अगर आप इजाजत दें तो मैं दीवार फैलाकर अंदर से गेट खोल देता हूँ, साजिद ने कहा। बेटा, जो मुनासिब समझो करो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मिसिस बेग चुपके चुपके रो रही थी। साजिद ने दीवार फैलाकर जल्दी से गेट खोल दिया। सब अंदर दाखिल हुए। सामने बरामदे की लाइट जल रही थी। प्रोफेसर साहब ने अंदर दाखिल होते ही आवाज दी। कोई जवाब ना आया। वो जल्दी से निम्रा की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। जवाब ना पाकर उसे खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। मिसिस बेग की सिसकियां तेज हो गईं। कहानी अभी